हाय गाइज, मैं अरुण आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या है और इसमें जो हम नई ज़िंदगी जी रहे हैं इसमें इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अस्तित्व, जो हमारी ये ज़िंदगी है इसका क्या मतलब है, क्या अस्तित्व है और हमारे रहने के पहले और हमारे जाने के बाद यानी मरने के बाद क्या होगा, हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हम पैदा होने के पहले कहाँ थे, मतलब कि अ, जैसे हम पैदा हुए हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 2001। इसके पहले मैं कहाँ था? हाँ, इसके पहले 9 महीने अंदर था, वो बात सही है, माँ के गर्भ में था, ठीक है। उसके पहले भी कहाँ था? तो इसका आंसर शायद हमारे पास नहीं है, शायद साइंस के पास भी नहीं है। वो एटम मॉलिक्यूल में चले जाएंगे, फिलोसफिकल आएंगे तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन मुझे ये जानना है कि फिर भी मैं कहाँ था, किस हालत में था, या फिर था भी या नहीं, या मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक टाइम के लिए है। यानी 2001 के बाद मैं इस दुनिया को समझना स्टार्ट कर दिया, यानी जिस दुनिया में मैं हूँ अभी, और इसके बाद जब तक मेरी लाइफ चलेगी 2001 मतलब उसके बाद लास्ट समझ लीजिए 70 साल तक, 2070 तक मैक्सिमम, या तो फिर 2080 तक, या फिर मैक्सिमम आप कर सकते हो 2100 तक। इसके बाद नहीं चलने वाली, सबको पता है, ये बायो बॉडी खत्म हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब दिक्कत एक बात ये है कि हम जब 70 साल 75 साल जी लेंगे, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? यानी हमारी बॉडी जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो चीज़ें फिर कहाँ हो जाएंगी, कहाँ हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो अस्तित्व है सिर्फ 2001 से लेकर 2070 2080 तक है। उसके बाद, उसके पहले न थी न तो उसके बाद थी। उसके पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके पहले वाली जो हिस्ट्री है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है। या तो हम किस गर्भ में पैदा हो रहे हैं, बैठे हैं, उसको भी नहीं पता कि हम किसके अंदर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि जब हम आने के बाद, यानी करीब करीब जब मैं पैदा हो गया, उसके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे, तब जाके एक मेमोरी बनना स्टार्ट हुई हमारी। यानी उसके बाद से मैं समझना स्टार्ट किया कि अच्छा, ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारा घर है, ये हमारे आस पड़ोस वाले लोग हैं, ये मैं किस चीज़ में हूँ, मैं धीरे धीरे रहना स्टार्ट किया। फिर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम महसूस होता है कि जब बच्चे पूछते हैं कि बताओ मैं कहाँ हूँ, तो मैं उन्हें जब कहता हूँ कि आप एक गोले बैठे हो, तो उनको गोला समझ नहीं आता, कुछ ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसा गोले की बात चल रहा है, मैं तो घर में रहता हूँ, ये तो कुछ नहीं गोल दिखता। तो जब मैं उन्हें एक पूरा हिस्ट्री देता हूँ कि देखो तुम एक गोले में हो, एक गाँव में हो, उस गाँव का एक ज़िला होता है, बहुत बड़ा ज़िला होता है गाँव से, फिर एक स्टेट आता है, राज्य आता है, फिर एक कंट्री आता है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्री हैं, 200 के आसपास कंट्रीज हैं। उसके बाद, और ये जो कंट्रीज हैं सब एक गोले पे बैठे हैं, मतलब एक गोले पे ही सिचुएटेड हैं, और इसके बाद खुला आकाश है। और बोलते हैं फिर अर्थ की टिकी किस पे है, अर्थ टिका किसी पे नहीं है। फिर हमें ये बताना पड़ता है, फिर उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि वो आज तक जितनी सारी चीज़ें देखे हैं वो सब कुछ नहीं, किसी न किसी चीज़ पर टिका हो रहता है। आप अगर देखें, लैपटॉप है, फ़ोन है, मोबाइल है, कॉपी है, किताब है, उनको पता है कि अगर हम जैसे हवा में खड़ा रखने की कोशिश करें गिर जाएगा। तो उनको अभी वही क्वेश्चन आता है सेम कि बताइए फिर जो अर्थ है, गोला है, ये फिर नीचे क्यों नहीं बैठ रहा, कहाँ है? मतलब बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर ये स्पेस है, मून है, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, और सारे प्लैनेट खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो ये एक आंसर सुनते हैं हमसे कि सारे प्लैनेट खाली क्यों पड़े हैं, तो बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खाली पड़े हैं, इसका हम भी नहीं बता पाते आंसर, खाली क्यों पड़े हैं। हाँ, साइंटिफिक आप बता सकते हो कि लाइफ को इवॉल्व होने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन उनके लिए फिर भी वो सूटेबल नहीं बैठता। उनको चाहता है कि फिर क्यों नहीं, वहाँ पे भी कुछ लोग होने चाहिए, हम वहाँ पे फिर क्या, मतलब बड़ा अजीब लगता है उनके लिए, हमारे लिए भी अजीब है, साइंटिस्टों के लिए भी अजीब है। आखिर हमारे लिए ये दुनिया बनी है या फिर पता नहीं किसके लिए ये सब चीज़ें हैं। इतना सारा गोला खाली पड़ा है और मैं सिर्फ एक अकेला, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब प्लैनेट, तारे, और उसके बीच में इतना सारा जगह, गैप जिसे हम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, मून तक जाने में 4 लाख किलोमीटर समथिंग दूरी यात्रा करनी पड़ेगी, करोड़ सूर्य तक जाने के लिए इतना करना पड़ेगा। ऐसे ही प्लैनेट्स के बीच में बहुत सारी डिस्टेंसेस हैं। तो क्यों है ये सब, ये खाली जगह क्यों हैं, और हम यहाँ पे अकेले क्यों हैं, यानी हम मतलब ये ह्यूमन, और ह्यूमन के साथ इतने सारे जानवर क्यों हैं, ये जानवर क्यों बैठे हैं यहाँ पे, उनका भी कुछ मन में मतलब नहीं निकल पाता। और जानवर के साथ साथ इवन मैं जब मुँह में बातें कर रहा हूँ तो भी बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उनका क्या मतलब है, वो किस लिए है, अब पता नहीं किस लिए है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, अब हम अपने हाथ हथेली को देखें तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बैठे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं।
अगर हम मूव कर रहे हैं तो भी तो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बैठ करके साइकिल पे कहीं जा रहा हूँ दूर पे, तो हमारे हाथ पे चिपक के वहाँ भी जा रहे हैं। वो भी मजे काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो किसी प्लेनेट पे बैठे हैं और जा रहे हैं। हमारा हाथ तो एक प्लेनेट जैसा ही काम करेगा उनके लिए, जैसे हम इस प्लेनेट पे बैठे हैं और ये कहीं जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि हम किसी एक चीज़ का पार्ट हैं जो कि मूव कर रहा है और हम भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं, ये तो बस संदेह पैदा हो रहा है हमारे दिमाग में। देखो यार, कुछ चीज़ें हैं ना जिनका आंसर नहीं है। पहले मुझे लगता था, जब मैं साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, बीएससी करना स्टार्ट किया, उसमें साइंस पढ़ने लगा, मुझे लगा आंसर मिल जाएगा। जब मैं 12th में था तब मैं बहुत सी सोचता था, एंटी ग्रेविटी के बारे में सोचता था कि एक ऐसी यंत्र बनाई जाए जिस पे कि ग्रेविटी काम ना करे और फिर मैं हवा में बैठा रहूँ, कोई समस्या ना हो, फिर चाहे बाढ़ आए चाहे नीचे कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो हवा में बैठा रहूँगा, मजा लूँगा, बढ़िया से देखूँगा। लेकिन ऐसा संभव मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, तो बड़ा होता गया, साइंस पढ़ता गया, तो पता चला अरे यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आंसर ही नहीं है। मुझे लगा हो सकता है कोई तो जानता होगा, साइंटिस्ट होगा, उसको तो मालूम होगा मेरे जन्म होने के पहले मैं कहाँ था और मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, और उसका कुछ प्रमाण भी देगा, यानी कुछ तो सच बताएगा वो। लेकिन मुझे पता चला कि इसका सच तो छोड़ दो, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है सच से, और इसके बारे में सिर्फ जानकारियाँ हैं और उनका कोई प्रूफ नहीं है, और बस एक अंदाज़ा है। जो भी साइंस की चीज़ें हैं वो प्रूफ पे चलती हैं। प्रूफ मतलब कि उनके पास कुछ ना कुछ मटेरियल या इंटेलेक्चुअल थॉट्स होने चाहिए, वो हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है फिर भी ना कि हम इतने कम टाइम के लिए ही बने हैं। आप सोचिए कि आप सिर्फ 70 साल की लाइफ के लिए, यानी 70 साल तक आप सिर्फ कॉन्शियस हो, उसके बाद तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, यानी कहाँ जाओगे पता ही नहीं है। आप किसी 10 व्यक्ति को सोचिए जो मर चुका है, और उसके बारे में आप सोच के परेशान हो जाइए, कितना सोचिए आप कि वो कहाँ है, अब क्या कर रहा है, कैसे है, और वो हमें क्या देख रहा है, क्या हमारी बातें वो सुन रहा है, कुछ नहीं आपको मालूम चलेगा। यहाँ तक कि आप सोचिए, इतने क्रूर व्यक्तियों का भी आप एग्जाम्पल सोचे, कुछ भी आपको नहीं करने वाले हैं। वो कहाँ है कुछ पता नहीं है, कहाँ है, या फिर मैं है भी बेकार कह रहा हूँ कि अब है भी नहीं, यानी उनका अस्तित्व तो सिर्फ 70 साल तक था। यानी अगर मैं एक साइंस की मान के चलूँ तो मैं एक सिर्फ बायो बॉडी हूँ, यानी एक बायोलॉजिकल बॉडी हूँ जिसके सारे ऑर्गन्स एक तरीके से काम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, और जब तक के काम करेंगे तब तक मैं चलूँगा। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि एक काम तो कर रहा है लेकिन मुझे एहसास क्यों हो रहा है कि मैं हूँ, ये वाली जो दिक्कत है, इसकी दिक्कत मुझे नहीं लगा कोई सॉल्व कर पा रहा है। और इवन मैं तो किताबें भी पढ़ चुका बहुत सारी, क्योंकि मेरा तो आधा ज़्यादा दिमाग इसी में रहता है कि आखिर यार जब कुछ पता ही नहीं है तो इतने सारे लोग क्यों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को काट मार रहे हैं। आप देखो, ग्लोबली देख लो आप उठा के न्यूज़ मीडिया, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग कट रहे हैं आपस में, सब लोग जा कहाँ रहे हैं, या ये फिर आ कहाँ से रहे हैं, कुछ पता नहीं है। जब हमें लगता है कि यार जब इन लोगों को तो पहले ये बैठ के यही सोचना चाहिए कि इन सब का आंसर कैसे निकाला जाए, या फिर ये बैठ के दिन भर मज़े लूट रहे हैं, खा पी रहे हैं, चंगा सी सब कर रहे हैं यार, बड़े मौज में हैं, और उनका एक आंसर मिल गया है रिलीजियस, उसी से खुश है कि यार ये तो हम आंसर सब कुछ हो चुका है, भगवान है देख लेंगे, हम क्या पड़ी है, और उसी के आधार पे लाइफ जी रहे हैं। अगर हम उसको हटा दे, बाहर कर दे, शायद लोग सब डिप्रेस हो जाए और कोशिश करने लगे कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शायद, कुछ हद तक मैंने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इतने ही बोल के चुप हो जाते हैं कि गॉड है, हम हैं, बस, और उनसे दुनिया से मतलब नहीं है। यानी कि दुनिया के बाहर, यानी इस ग्लोब के बाहर मतलब नहीं है, चाँद है क्या है, उसके बाद कितने यूनिवर्स बड़ा है, कितने तारे हैं, उन सब से कोई मतलब नहीं। उनको सब मतलब है कि भगवान सब मैनेज कर लेगा, यानी सब भगवान का बनाया हुआ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं बस एक बायो बॉडी हूँ, एक मशीन हूँ, और वो चल रहा हूँ जैसा भगवान चला रहा है। लेकिन बड़ा छोटा सा आंसर हो गया, और इस आंसर से हमारा दिमाग तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जिसका दिमाग स्केप्टिकल हो चुका है और संशय में जी रहा है, उसका नहीं होने वाला। जैसे मेरा तो नहीं उठ रहा भाई, मेरा बैठ ही नहीं रहा। मैंने तो दिक्कत बात ये भी है कि लोग जो है कि सिर्फ एक धर्म को पढ़ के बैठे हैं। अगर 1000 धर्म, यानी जितने हमारे पास 4000 5000 धर्म है, उनकी किताबें उठा के देखी जाए और दुनिया भर के डेटा अगर इकट्ठा करके दे दी जाए उनको, तो वो पागल हो जाएंगे। वो दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर वो बायस ना हो तो। अगर किसी बच्चे को मैंने पहले से ही 20 साल तक 25 साल तक किसी एक धर्म में डुबो के रख दिया, फिर मैं बाहर निकल के उसको सोचूंगा कुछ समझा दूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को या साइंटिस्ट को जो कि उतना ज़्यादा रिलीजियस ना हो, यानी उतना ज़्यादा किसी एक फेथ में विश्वास ना रखता हो, तो अगर उसे आपके साथ पकड़ाएंगे तो शायद ये काम करेगी।
आप उसको 4000 आंसर देंगे एक ही चीज़ का। अब सोचिए ज़रा कि एक चीज़ का, यानी ये यूनिवर्स क्या है और हम कहाँ से आए हैं, इसका आंसर के लिए उसको 4000 किताबें पढ़नी पड़ेंगी और 4000 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। जब वो इतना कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो खुद ही पगला जाएगा, क्या करें इसमें से कौन सा चूज करें, कौन सा सही है। और उसके साथ साथ साइंस वाला भी आ जाएगा, वो तो और उस पर सवाल खड़े करेगा कि अच्छा ही तुम कह रहे हो तो क्यों, कैसे कह रहे हो, इसका सबूत कहाँ है, इसका क्या है। तो मानना वो बात अलग है, मुझे यहाँ किसी दिक्कत नहीं है, कोई मान रहा है अपनी लाइफ जी रहा है, कोई मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आंसर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो किसी फेथ से रिलेटेड है वो अपना अलग देखें, मेरा यहाँ पे सिर्फ उनको इतना ही मतलब है कि क्या वो आंसर दे पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ उसको कि आंसर कैसे खोजी जाए। और फिर क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ 70 साल तक है, इसके बाद नहीं होने वाली है। सुकरात जो थे और बड़े बड़े प्लेटो थे वो भी ऐसा सोचते थे, लेकिन उनको भी पता था 70-75 साल के बाद लाइफ चलने वाली नहीं है, उसके पहले भी खत्म हो जाती कितने लोग की लाइफ। तो जो लाइफ मिली बहुत छोटी सी लाइफ है, अब इस लाइफ को चाहे आप प्रेम में बिता दो, किसी से अभी जवानी है तो प्रेम कर लो, वहाँ बिता दो, लगा दो, ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी, और बच्चे पैदा करके एक दिन डेथ हो जाओ, ख़त्म कहानी, स्वाहा हो जाओ। और रोज आपके बच्चे आएंगे, फिर आपकी जो संपत्ति इकट्ठा कर रखी होगी उसको वो आगे अपनी वंश चलाएंगे। तो यही चीज़ चलता रहेगा। या तो अभी आप रुक करके अपनी लाइफ को एक समय दे करके अपनी जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है उसको आगे बढ़ाओ, उसमें प्रगति करो। तो उसको अगर आपको आगे बढ़ाना है तो फिर भाई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबें पढ़ो फिलॉसफी की। ये नहीं कि बस टेक्स्ट बुक दिन भर लटके बैठे हो। टेक्स्ट बुक से यार देखो कुछ नहीं होने वाला। टेक्स्ट बुक मैं भी पढ़ा हूँ बहुत सारा, गणित की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, गणित गणित उठा लिया पढ़ रहा हूँ, उसमें सवाल हल कर रहा हूँ, उनसे मतलब नहीं निकल रहा, क्यूरियोसिटी नहीं जग रही है। क्योंकि वो जो क्यूरियोसिटी थी गणित की वो शुरुआती लोगों के लिए थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब उन सब का उन्होंने आंसर दे दिया है। अब आप बैचलर तक पीएचडी तक करते चले जाओगे, आपको गणित का आंसर मिलता रहेगा। वो लगभग बहुत सारे आंसर दे के बैठ चुके हैं। अब उन आंसर्स को ही आप पढ़ते पढ़ते आपको बाल झड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ पैरेलली थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन रखते जाओ अपनी लाइफ के लिए, नहीं तो एडवेंचर खत्म हो जाएगा। फिर कहोगे पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ाई तो बहुत बोरिंग है, पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाई वैसी है। पढ़ाई ऐसी वैसी नहीं है, आप पढ़ गलत तरीके से रहे हो। अब आप बात को समझो, अब साइंटिस्टों और जो पूर्वज थे हमारे, इतना उन्होंने मेहनत कर दिया उस चीज़ पे, इतना सारे सवाल खड़े करके उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया गणित को और विज्ञान को, साइंस कितना आगे बढ़ा दिया है, बायोलॉजी को। तो आप पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना सारा डेटा उन्होंने दे के रख दिया है। अब बेहतर ये होगा कि आप उनमें से जो छूटी हुई हैं, उनमें से जो बची हुई चीज़ें, उन पे सवाल खड़े कीजिए, और जो उन्होंने पहले से जानकारी दे रखी है उनको इकट्ठा करके अपने दिमाग में समझिए क्योंकि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। यही आपका काम, और कुछ नहीं है। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको मेन मुद्दा सॉल्व करना है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और जो अब तो देखो यार, उन्होंने इतना काम कर दिया है कि आप चाँद पे रहना चाहते हो, उनके साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप चाँद पे रहने के लिए जगह बना सकते हो। थियरियम है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आइंस्टाइन है, न्यूटन है, सब जो दे के गए हैं, उन्हीं की हेल्प से तो आज हम मशीनें चला रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, जो गणित का इस्तेमाल है, जो बायोलॉजी का इस्तेमाल है, उन्हीं की हेल्प से हम बहुत सारी मशीनें तैयार कर ले रहे हैं। तो अब बेहतर ये है कि अब आप नई चीज़ें सोचिए, उसके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर से जिज्ञासा खत्म हो गई, फिर नई चीज़ें नहीं खोज पाएंगे। आप सोचिए हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा महान थे, उनके पास कुछ नहीं आंसर होते हुए भी उन्होंने हार नहीं माना। आपके पास तो इतना सारा आंसर है पहले से, लेकिन उनके पास कुछ आंसर नहीं था, एक भी आंसर नहीं था। वो सब चीज़ों के लिए आंसर पे खोज रहे थे। आप पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, शुरू का एकदम एकदम शुरू का फिलॉसफी पढ़िए, उठाइए, आपको मालूम चलेगा यार वो तो एकदम पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे जो आज के लिए आपको गलत लगेगी। वो लोग पहले बोलते थे 5 तत्वों से मिलकर हम बने हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसा कुछ। लेकिन आज हमें इतना जानकारी मिल चुका है। सोचिए 200 साल में हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया साइंटिफिक। मैं नहीं कह रहा कि गंदगी भी फैल गई, साइंस का अलग मुद्दा है, वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस में आएगा, वो टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। वो जो पूरा ग्लोबल कल्चर है रहने सहने का, उसमें दिक्कत है। आप उसमें जो कंज्यूमरिज्म है उसमें दिक्कत है, और आपका दिक्कत है जो गंदगी फैल रही है उसकी, आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हो उस पर दिक्कत है। साइंस का सिर्फ इतने मतलब है, आप चीज़ें कैसे बना रहे हो, बता रहे हो, नई नई जानकारियाँ कैसे इकट्ठा हो रही है, बस इतने मतलब है। आप उस जानकारी का क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना, सबको मालूम है, उसका जानकारी आप किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हो अलग मुद्दा है, और पॉलिटिकल है। आपने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके उसको फोड़ दिया बम, नहीं क्यों फोड़ते आप बम, आप बना लिए थे, रख देते। साइंटिस्ट बेचारा बना के रख देता, यही काम कर सकता था, लेकिन उस पर दबाव बनाया गया कि अब बनाइए बनाइए, ज़बरदस्ती बना दिए।
साइंटिफिक जब जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा साइंटिस्टों को जानकारी लग चुकी थी कि कुछ न्यूक्लियर चीज़ें करेंगे हम। हाँ, एक न्यूक्लियस है, भारी न्यूक्लियस में अगर हम एक न्यूट्रॉन को मारें तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सिर्फ इतनी जानकारी हाथ लगी थी। लेकिन सोचिए कि बॉम्ब बनाने के लिए 3 साल 4 साल तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मेहनत किया उस पर। यानी अगर उनके ऊपर दबाव नहीं बनता पॉलिटिकल या जो भी देश का है कंट्री जो दबाव डला के बनवाती है साइंटिस्टों से, अगर नहीं बनाती तो शायद ये इतना विध्वंसकारी हथियार हाथ नहीं लगता। क्योंकि देखो जब तक ह्यूमन ब्रेन उस पर एफर्ट नहीं डालेगा तब तक वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी चीज़ें सामने निकल के नहीं आएगी, एज प्रोडक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो सिद्धांत जो थे सिद्धांत मालूम हो चुके थे, लेकिन सिद्धांत का प्रयोग करके उन्होंने ऐसे विनाशकारी हथियार बना दिया। और फिर वो जब हाथ लग गया, बना हुआ चीज़ हाथ लग गया, तब वो पॉलिटिकल में वो इस्तेमाल होने लग गया। उसके बाद से सब लोग प्रयास करने लगे बनाने के लिए। फिर रूस ने भी बनाया, 2-3 साल 4 साल मेहनत करके उसके बाद पीछे बना लिया, जबकि उन्हें भी दिक्कतें हो रही है। 4 साल 5 साल का समय लग रहा है। आप जरा सोचिए, उसमें रिसर्च भी हो रहा है, उसमें बना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, ये सब करना पड़ता है। अगर शुरुआत में नहीं बना होता है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता तो नहीं बनता। तो साइंस उसमें गलत नहीं है, साइंस का उसमें कोई दोष नहीं है, 0% दोष है। पहली बात तो इतना दिमाग में रख लीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, चाहे कोई कितने कह दे। ये साइंस का फेलियर नहीं है, ये ह्यूमन सोसाइटी की फेलियर है। ह्यूमन जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ता है उसमें अब उसमें अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करता है। ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी जिनके पास बुद्धि कम होती है उनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि उनको तो सब मालूम है, वो चाहे तो उनके पास सब मालूम है। अफ्रीका देख लीजिए, अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। उनकी जो कंट्रीज है, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जिनके पास अच्छा खासा दिमाग है, इंटेलिजेंस है, पैसा है, मनी है, वो सब पावर है, उसका इस्तेमाल करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप ह्यूमंस को ही देख लीजिए, अपनी कल्चर में ही देख लीजिए, किसी एक रिलीजन के अंदर ही देख लीजिए, जो कोई उसमें ज़्यादा उठ गया है वो दूसरे वाले को छोटा क्लास बना दिया है धीरे धीरे करके। तो एक्सप्लॉइटेशन जो है ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा नहीं है जो आप सोच रहे हो साइंस का हिस्सा। साइंस तो आपको जानकारी दे देगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं। फोड़ना ना फोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डेवलप ही क्यों कर रहे हो। अभी आप देख लो, इतने सारे हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। ह्यूमंस अपनी सिटिंग बैठ करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। ह्यूमन के अंदर ईगो है। आपने कभी देखा कि दो इंटेलेक्चुअल बैठ करके जो भी पॉलिटिकल मुद्दा है उसको बात करके डिस्कस कर ख़त्म कर ले? नहीं, उसमें पावर का गेन आ जाता है कि हमारे पास पावर है तो हम इसे नहीं ख़त्म करने देंगे, या हम इसे नहीं सॉल्व करना चाहेंगे। तो अगला वाला कुछ और सोच के हथियार बनाता है कि भाई नहीं करेंगे तो इसे मतलब वार होगा। और दो ही चीज़ होता है, तो बात से हो जाए बात, या तो फिर वार करेंगे। इसके अलावा तो ह्यूमंस को कुछ आता है नहीं। दो चीज़ों के अलावा कभी देखा है कुछ आता है? नहीं आता। आप पूरी हिस्ट्री देख लो, भरी पड़ी है इससे। कितना ही बड़ा सिविलाइजेशन है, कितना ही ज्ञानी सिविलाइजेशन हो, लेकिन लड़ाइयाँ लड़ता है, फिर भी कुछ ना कुछ करता है अलग चीज़ें। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हमें लग रहा है ह्यूमंस को बैठ करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, न कि साइंस को। साइंस तो आप बता देगा कि बॉडी कैसे काम कर रही है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है। अब बात वो अलग है, जैसे हम लोग हैं, हमें पता है कि गाली नहीं देना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए किसी से, लेकिन करते हैं, करना पड़ता जाए, पता नहीं क्यों। ये दोनों तरीके से होता है, आप इसको किसी तरीके से देख सकते हैं। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आप हम समझ चुके हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये साइंस की नहीं फेलियर है। साइंस सिर्फ जानकारी देता है। साइंस कलेक्टिव नॉलेज है, यानी सबका नॉलेज है। हर कोई व्यक्ति, जो भी बुरा हो अच्छा हो, कुछ मतलब नहीं होता उससे। कोई जो भी अब दे के गया है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उसी को एक तरीके से लोग उसको फिर आगे काम करते हैं उस पर, और एक नई जानकारी निकल के आती है। यही है साइंस। साइंस इतना नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप किसी भी फिलॉसफी जहाँ से जनरेट हुई है, जहाँ से साइंस तुम्हारा जनरेट हुआ है, फिलॉसफी आके पढ़ो, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि वो धीरे धीरे लोग अपने मन में कुछ भी, आप शुरू में देखिए ना, जो साइंस डेवलप ही इसीलिए हुई क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, और क्यूरियोसिटी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए थी, यानी कि जो आसमान है, क्यों है, हम कैसे बने हैं, इन सब चीज़ों के आंसर के लिए था। ये इसलिए थोड़ी था कि हम कल के जाकर ह्यूमंस को मारेंगे, उस फला देश को मारेंगे। तब तो ऐसा देश का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता था। लोग सिंपल अपने आप को सोचने समझने के लिए, अपनी चीज़ों का आंसर करने के लिए साइंस निकालते गए। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई, और जब वार होने लगे तो उसमें हथियारों का इस्तेमाल करने लग गए। जब पहली बार हेलीकॉप्टर बना था, जहाज़ बना था, एरोप्लेन बना था, तो राइट बंधु ने मतलब टेस्टिंग की थी। उसके पहले बहुत सारे लोग प्रयास किए थे। जब बन गया, तैयार हो गया, तो वर्ल्ड वार जब हुई तो क्या हुआ, उसका इस्तेमाल करने लग गए।
कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, इसमें हम बैठ करके इस तरह इस्तेमाल बम फेंक के आ जाए दूसरे की टेरिटरी में। तो ये होने लग गया, बम फेंकना स्टार्ट कर दिए उससे। तो जो ये उसके बाद क्या हुआ, फिर सब लोग देखी देखा फेंकने लग गए। लेकिन जब अगर आप ध्यान दें, राइट बंधु बेचारा, उसके पहले जितने भी लोग थे वो सब किस लिए जहाज को बना रहे थे, कि वो घूम के मजा लेंगे, एडवेंचर लेंगे, इंजॉय करेंगे। इसलिए नहीं कि हम कहीं इसी को जाके बम फेंक के आ जाएंगे, वहाँ पे मार डालेंगे, इससे मारने में बहुत सहायक होगा। अब तो हालांकि डिफेंस को भी मद्देनजर रख करके हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, शुरुआत में सिर्फ एडवेंचर के लिए था, मज़े के लिए था। बाद में लोग अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। चाकू बनाया होगा तो शुरू में हमें नहीं लग रहा मर्डर करने के लिए बनाया होगा, शुरू में चाकू उन्होंने सब्जी काटने के लिए बनाया होगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई और वो लोग हमने मारने काटने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। नेचर ऐसे ही है, नेचर में तो आप बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उनका जिस तरीके से आप इस्तेमाल करिए। आप खुद देख लो, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो आज, लेकिन जब ये शुरुआत में था तो शुरुआत में कोई मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि चीज़ें अलग अलग डेवलप हुई हैं। जो इसका वॉयस निकल रहा है, आवाज़, स्पीकर, ये तो कहीं अलग डेवलप हुआ है, किसी अलग माइंडसेट डेवलप हुआ है। आप इसका जो ग्लास देख रहे हो कहीं अलग तरीके से डेवलप हुआ है, इसमें जो वायर लगी हुई वो अलग तरीके से या कोई अलग साइंटिस्ट डेवलप किया है। जब बाद में पूरी ज्ञान आ चुकी तो एक जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है मॉडर्न वाली, ये इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इकट्ठा करके इसको एक मोबाइल फ़ोन का रूप दे दिया। कुछ चीज़ें करी उन्होंने तो मोबाइल बन गया। लेकिन जबकि उनके पीछे की थिंकिंग सबकी अलग अलग थी कि उसको क्या करना है, उसको चीज़ें कैसे करनी है। हाँ, तो बातें अलग अलग हैं। कैमरा जैसे है तो उसका अलग तरीके से उन्होंने आविष्कार किया था फ़ोटो खींचने के लिए। अब बाद में आप कैमरे के बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, मतलब वीडियो कॉलिंग भी इस पे बात कर रहे हो तो कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो। और फ़ोटो पिक्चर लेने के लिए अब तो बहुत सारी हरकतें करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने बनाया था तो सिर्फ उसका इतना ही पर्पज़ था कि लोग जब हो कि कहीं व्यक्ति चला गया है, कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका फ़ोटो रख दिएगा। तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में, या जो लोग बहुत पैसा खर्च करके एक दो फ़ोटो निकलवा लेते थे तो उसको रख लेते थे अपने घर में कि हाँ मैं बचपन में ऐसा दिखता था, या मरने के बाद कोई व्यक्ति का फ़ोटो रख दिया कि ऐसा दिखता था। बस इतना ही पर्पज़ था। लेकिन बात धीरे धीरे जब बढ़ता गया, मोबाइल आसान होती गई, तो फिर अब लोग दिन भर उसका फ़ोटो ले रहे हैं, किसी चीज़ का है, दिन भर उस पर कुछ भी कर रहे हैं। तो उनका अब पर्पज़ बदल चुका है। तो पर्पज़ जो है बदलता रहता है, लेकिन जो साइंस है उसका सिर्फ अभी भी एक ही मतलब है, ज्ञान खोजना, ज्ञान को तलाशो, ज्ञान कैसे मिले हमको, चीज़ों के आंसर्स कैसे मिले। तो ये जो बातें हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखो कि मैं कहाँ से कहाँ चला है। यही है फिलॉसफी का जो एक फ़्लो चलता है, इसमें कुछ जो हम बातें करते हैं इसमें कुछ वैसा नहीं है कि टारगेट रहता है कि एक चीज़ बता देनी है, नहीं। ये बढ़ता है ऐसे ही, पानी जैसा है, किधर भी बहता जाता है, जिधर आपको मन करता है उधर बहता जाता है। बहुत ही अजीब है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वो आंसर तो शायद नहीं मिल पाएगा, तो पहला प्रश्न मेरा वही है, अगर किसी के पास आंसर है तो कमेंट में भाई आंसर करें मुझे, मैं खुद से पढ़ना चाहूँगा। किताबें कुछ हो तो रेफ़र कर सकते हैं मुझे, मैं उसमें पढ़ करके अगर कुछ अच्छी जानकारी मिली तो मैं आगे बताऊँगा फिर से। और फिलहाल तो मुझे तो नहीं मिली, मैंने एआई का भी हेल्प ले लिया, मैंने उससे भी पूछा बता भाई क्या है ये, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। तो उसने भी बहुत ही घिसा-पिटा आंसर दिए जो कि फिलॉसफिकल है और बहुत सब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ आंसर दिए। सिमिलर आंसर कि उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसको भी पता कब होगा जब ह्यूमन सिविलाइजेशन को पता होगा। ह्यूमन तो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेटा तो ह्यूमन ही भर रहा है उसके अंदर, और तो कुछ नहीं कर रहा कोई। तो बात वही है, फिर वहीं अटक जा रही है। इसके बाद अगर हम आ जाएँ तो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंत पे, बहुत ही डेंजरस टॉपिक है लेकिन ध्यान सुनिएगा। अब इमेजिन करिए उस दिन को जिस दिन इस अर्थ का एंड डे होगा और वो लास्ट वाला व्यक्ति बचा होगा, या कोई पुरुष होगा या स्त्री होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप ज़रा ध्यान सुनिएगा। आप सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग कचरा इतना ज़्यादा कर दिए हैं, प्रदूषण इतना कर दिए हैं कि अब तो लोग मर रहे हैं बीमारियों से, तरह तरह की चीज़ों से। डीएनए डैमेज हो चुका है, अब डीएनए को भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इन सबसे, और जो यूवी रेज है उनकी वजह से पूरा एक तरीके से पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन ही ख़त्म होने वाला है। और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो चुका है, उसकी वजह से जो ग्लेशियर पिघल करके जो पूरा ग्लोबल जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे अब क्या है कि
शहर डूब रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है और एक लास्ट व्यक्ति अब बचा है पूरी दुनिया में। उसको ये भी नहीं पता कि पूरी दुनिया में कितने कितने लोग बचे हैं, क्योंकि अब वो किसी एक हिस्से में किसी एक जगह पे है। समझ लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलिया या किसी एक जगह पे बचा हुआ है एक व्यक्ति, और किसी कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कोने में बचा है, जो कि वो देख नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे बैठे कोई दूसरा नहीं देख सकता, यानी उसके आसपास के लगभग सब लोग मर चुके हैं, कोई नहीं दिख रहा, लेकिन वो पता नहीं कैसे एक बंदा बचा है। ऐसे दुनिया के हर कोने में लगभग 8, 10 या 50-100 व्यक्ति बचे हैं। अब वो भी धीरे धीरे करते मरते जा रहे हैं, क्योंकि खाना की वजह से कुछ खाना पाना है नहीं, और होप खत्म हो गया कि अब वो जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि उनके आसपास अब कोई नहीं दिख रहा, और जो होप थी ह्यूमंस की वो खत्म हो जाएगी। और फिर लास्ट व्यक्ति, अब अगर वो मान लो एक वैज्ञानिक होगा तो वो क्या सोच रहा होगा? वो यही सोच रहा होगा कि काश मैंने सब कुछ नहीं किया होता, काश मैंने पूरी सिविलाइजेशन को पहले ही अवेयर कर दिया होता, काश मैंने अपने आप को एक संभाल लिया होता, काश मैं बता पाता इस दुनिया को कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, काश मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाता, काश मैं जिस देश से हूँ उस देश के लोगों को समझा पाता, काश मैं दूसरे देशों को लोगों को समझा पाता कि आप लोग ये शत्रुता छोड़ करके, ये जो संसाधनों को लेकर के एक छीना झपटी, इसको छोड़ करके एक तरीके से, एक सही तरीके से रहने की कोशिश करो। काश ये सुपीरियरिटी छोड़ देते, वाइट सुपीरियरिटी, ब्लैक, जो तरह की चीज़ें हैं, जो ये इंसानी झगड़ा है जिनका कोई बेसिस नहीं है। वाइट और ब्लैक सिर्फ स्किन का कलर है, लेकिन उनका कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं, उसमें मर रहे हैं, मार रहे हैं दूसरे को, धर्म को लेकर के लड़ रहे हैं, मार रहे हैं दूसरे को, जो कुछ नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, दैट्स इट। अलग अलग जगह पे डेवलप हुई हैं, अलग अलग तरीके से हुई हैं, बस इतना ही मतलब है उसका, लेकिन लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, मार रहे हैं एक दूसरे को, इसमें भी वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके अलग अलग जो मोटिव हैं उसके ऊपर भी लड़ रहे हैं। और ग्लोबल जो बढ़ता जा रहा है वार्मिंग, वो जो ग्लोबल है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, वो एक संपूर्ण विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंसान सुधरने वाला है नहीं, वो अपने ईगो से पीछे नहीं आ रहा है। तो जो लास्ट साइंटिस्ट वाला व्यक्ति बचा है वो सोच रहा है कि काश मैं इन सबको समझा पाता। तो आप सोचिए उस साइंटिस्ट के मन में लास्ट टाइम पे क्या क्या चल रहा होगा कि यार ये दुनिया कितनी बेकार थी, हम ह्यूमंस कितने नफरती थे, हम ह्यूमंस एक मतलब वो अपने आप को ही कोसता, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोसता कि यार एक ऐसे लोग थे हम, आखिर ये क्या थे हम, अपने ही विनाश को अपने हाथों से कील कर दिए। कोई दूसरा मारता तो दुख नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को ही मारते हो तो बहुत दुख होता है अंदर से। यही फीलिंग तब आती है जब हम लोग अपनी अपनी चाहतों को अपने हाथों से मारते हैं, या कोई ना चाहते हुए भी काम करते हैं, तो बार बार जो रिग्रेट फील होता है, तो वो रिग्रेट उस साइंटिस्ट के मन में लास्ट में पैदा होती कि काश मैं इन चीज़ों को रोकने सक्षम रहता, काश मैं अपने साइंस का इस्तेमाल इन सबको बचाने के लिए कर पाता। या फिर वो सोचता कि काश मैंने साइंस का इस्तेमाल ही ना किया होता, यानी मैंने एसी ही नहीं बनाया होता, मैंने कूलर ही नहीं बनाया होता, इंसानों, इन जो मूर्ख इंसान है या जो मूर्ख इंसान थे, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, इंक्लूडिंग बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े वेल्दी लोग बैठे हैं, वो इतना संसाधनों का व्यर्थ नहीं करते इस्तेमाल। इसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बची रहती, भले हम डेवलप नहीं कर पाते। वो इन सब चीज़ों को कोसता हो कि मैंने एसी नहीं बनाया था तो ही सही रहता, मैंने कूलर नहीं बनाया था तो ही सही रहता, मैंने गाड़ियाँ नहीं बनाए थे तभी सही रहता, मैंने एरोप्लेन नहीं बनाए थे तभी सही रहता, मैंने कंप्यूटर नहीं बनाया था तभी सही रहता। मतलब वो ये सोचता कि मैं काश इन सब चीज़ों को ना बनाता, जिससे कि ये जो पागल बेवकूफ़ इंसान लोग हैं ये उन चीज़ों का, संसाधनों का दोहन नहीं करते, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता रहता, इनको कुछ मतलब नहीं रहता, दिन भर गाड़ी लेके घूम रहे हैं, पेट्रोल उड़ा रहे हैं 50, मतलब इन तरीके। आगे किसी नॉर्मल बंदे को देख लो, ऐसे ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है, उसको नहीं पता कि इसको, इसके लिए साइंटिस्टों ने कितना कीमत चुकाया है। आप तो बस गए शोरूम में गाड़ी खरीद के 50,000 रुपये पे करके चले जाए, आपको कोई दर्द नहीं हुआ। आप सोचिए ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा मेहनत करके उसको लाई है, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों, जिन्होंने इतना सारा मेहनत करके इस गाड़ी को बनाया है, लेकिन उसका कमर्शलाइजेशन हो गया, उसको कॉमर्स में बदल करके लोगों को सहूलियत के लिए दे दिया गया, लेकिन फिर भी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल किसी और के लिए करते हैं। तो इससे बड़ा दुख होता है। आप सोचिए कि जब आप लास्ट बंदे होंगे तो आपको कितना दुख होगा, आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। खैर, इसके बाद आप सोचिए कि अगर आप एक कवि रहते तो क्या सोचते हैं? आप सोचते कि मैं इस दुनिया को प्रेम नहीं करना सीखा, क्योंकि ये प्रेम न करने का ही तो नतीजा था, ह्यूमन नफरती हो गया।
मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी होती कि जिससे कि लोगों के अंदर प्रेम आता जागता, तो लोग अच्छे से रह पाते, मतलब और नफ़रत नहीं करते। और नफ़रत नहीं करते तो साइंस का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल करके वो विध्वंसकारी हथियार नहीं बनाते। तो वो भी एक तरीके से है चीज़ें। तो जो कवि है वो अलग तरीके से सोचता है। अब एक नॉर्मल बंदा रहता तो कुछ नहीं सोचता, बस मर जाता। वो गॉड को मानता, वो कहता भगवान अब मेरा लगता है अंतिम समय आ गया, कहानी खत्म। और मर जाता, अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता, उसको रत्ती भर दुःख नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम आई कैसे है। दुःख तो तब होगा जब आपको पता रहेगा कि प्रॉब्लम आ कैसे रही है। तो साइंटिस्ट को पता है प्रॉब्लम आ कैसे रही है, कुछ हद तक कवि को पता है कि प्रॉब्लम आ कैसे रही है। उसके लिए एक रीज़न है कि लव नहीं हुआ, इस वजह से हेट ज़्यादा बढ़ गया और ये एक बदल गया। और आपको एक साधारण व्यक्ति को कुछ नहीं पता रहेगा, रत्ती भर पता नहीं रहेगा कि प्रॉब्लम आ कैसे रही है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। वो बहुत बहुत कह सकता है, सोच सकता है कि हाँ इंसानों ने झगड़े की वजह से हो गया। अगर एक स्त्री रहती तो क्या सोचती, आप ज़रा सोचिएगा। स्त्री रहती तो सोचती कि ये पुरुष कितने ज़्यादा नफरती, कितने ज़्यादा ईगो वाले थे, इनके अंदर अहंकार इतना था कि ये कभी अपने आप को कमतर समझना ही नहीं चाहते थे, स्त्रियों को हमेशा दबा के रखना चाहते थे। और उसी का परिणाम है कि ये हो गया इनके साथ का मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन। वो बहुत गलत सोचती है, ये भी सही बात है कि वो सोचते हैं कि हमें तो कभी इक्वलिटी नहीं मिल पाई और इन्हीं लोगों की वजह से सब कुछ हो गया, जो क्योंकि वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को। तो अगर कुछ घटना होती है तो उनको ही ज़्यादा वो कहते हैं कि हाँ भाई इनकी वजह से हुआ है। अगर कोई बच्चा रहता तो क्या सोचता, अब भी बहुत कठिन क्वेश्चन है। बच्चा रहता, अगर कोई 10 साल 12 साल का बच्चा होता और वो पढ़ रहा होता कुछ ग्लोबल वार्मिंग में बहुत पढ़ा होगा और साइंस के बारे में पढ़ा होगा, और फिर वो मरेगा, यानी लास्ट में मतलब वो खड़ा रहेगा तो वो मरेगा, यार ये लोग कैसे थे, हमें एक दुनिया अच्छी नहीं दे पाई, हमारे पिताजी कैसे थे, ये सब सब कुछ बढ़ रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, वो बचा नहीं सके हमें, हमें मरने के लिए छोड़ दिया, पैदा किया हमको मरने के लिए, एक ऐसी दुनिया में ला के रख दिया जहाँ ज़िंदगी ही नहीं है, ज़िंदगी शुरू होने से पहले ख़त्म होने जा रही है। तो बच्चा बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही एक तरीके से गुस्से में भी कह सकते हो, एक तरीके से अलग ही दिमाग होगा उसके पास और उसमें वो मर जाएगा फिर। और अगर आप सोचिए कि पॉलिटिशियन रहेंगे तो क्या सोचेंगे, आप वही सोचेंगे कि ये पता नहीं कैसे हो रहा है, हमने तो बहुत प्रयास किया था बचाने का दुनिया में। बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, उनको तो सिर्फ गद्दी चाहिए होता है, राज करने के लिए जीते हैं, तो मरने के लिए भी पता नहीं, जब दुनिया ही नहीं बचेगा तो जी के क्या करेंगे, फिर उनके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें होंगी। आप सोचिए कि एक चिड़िया रहती तो क्या सोचती, शायद चिड़िया के लिए कुछ हद तक जगह बचे, वो शायद कुछ हद तक और ज़िंदा रह सकती क्योंकि वो हवा में आकाश में रहती है, लेकिन प्रदूषण और टेम्परेचर की वजह से शायद वो भी मर गए, तो धीरे धीरे करके लोग पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है दूसरे बैठ जाती। लेकिन शायद एक चीज़ बचा रह जाता, वो था मच्छर या कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया या जीव, शायद वो बचे रह जाए बाद में भी, जब पूरी दुनिया ग्लोब में पानी में तब्दील हो जाएगी फिर भी। लेकिन फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन इस दुनिया को रिसीव करने के लिए नहीं रह जाएगा, यानी इस दुनिया को परसीव करने के लिए नहीं रह जाएगा, जान नहीं पाएगा कि हम हमारे वादे दुनिया के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, कुछ नहीं पता। हिरोशिमा और नागासाकी में जितने लोग मरे थे, क्या उनके बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं पता। क्या वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है? कुछ नहीं पता। वो जो उनके अंदर इतना अग्रेशन था लड़ने के लिए, और जो उनका एम्परर था कि हम लड़ाई लड़के और अमेरिका को हरा देंगे और जीत जाएंगे, ऐसे वैसे पूरा चीज़ें, तो वैसे ही मर गए, खत्म कहानी हो गई। फिर धीरे धीरे अग्रेशन शांत हो गया, कि अब तो जापान को ही बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जापान ही खत्म हो जाएगा, पूरा नाम ही मिट जाएगा। तो अस्तित्व का सवाल उठा तो उन्होंने भी सरेंडर करना पड़ा, भाई अब करो सरेंडर, नहीं तो फिर खत्म हो जाओ, दो में से एक ऑप्शन चूज कर लो। तो हमें लग रहा है इंसानों के लिए भी समय आ चुका है, इंसान को भी समझना चाहिए अब, और इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ को, ये बहुत बड़ी थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप लग्जरी लाइफ जीते ही रह जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रह जाओगे, और ये जो ग्लैमरस है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक्चुअल में ह्यूमन्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, फेक रियलिटी में ज़्यादा जीना चाहता है, वो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहता। ये रियलिटी है, आप इसे चाहे तो किसी भी तरीके से आजमा सकते हैं। अरे पता नहीं क्यों है, वो एक फेक दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो दिखावटी में ज़्यादा रहता है, वो वास्तविकता को कबूल नहीं करना चाहता। तो इन सब चीज़ों पे आप
थोड़ा गौर करिए। और चलिए, तब तक हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बहुत हो गया टाइम। बाय बाय तब तक के लिए।